हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेनेकन ट्रेजेडी। सेनेकन ट्रेजेडी उन ड्रामास को बोलते हैं जो लूशियस एनियस सेनेका ने लिखे थे। ये एक रोमन प्ले राइट थे और साथ में वो फिलोसोफर भी थे। और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे फर्स्ट सेंचुरी सीई से। फिर इनके प्लेस जो है वो ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने रिवेंज पे लिखा था, मतलब बदला लेना, फेट, मतलब अपनी किस्मत, जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है, आपके नसीब में लिखा है वो। और साथ ही में इंटेंस इमोशन, मतलब जो भी इमोशंस है, अगर बदला भी दिखाना है तो वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल में दिखाते थे। जैसे हम लोग जब इसका एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बदला भी ले रहे तो मतलब ऐसे नहीं कि उस इंसान के साथ ही कुछ गलत कर दो, लेकिन इतना ज़्यादा गलत कर दो कि मतलब वो जनरेशंस तक उसका वो बदला फील हो। तो फिर इंटेंस इमोशन, ये सारी ये भी उनके प्लेज में काफ़ी अच्छे से दिखता है। और फिर ग्रीक ट्रेजेडीज जो होते हैं, अगर आपने मेरा ग्रीक थिएटर वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसको देखो। तो उसमें आपको पता चलेगा कि एथेंस में थिएटर कंपटीशन होते थे। तो उसमें प्ले राइट्स आते थे, वो अपने प्लेस बताते थे और फिर उनके प्लेस पे परफॉर्मेंस होता था। फिर उसमें सिलेक्ट किया जाता था कौन सा अच्छा है और फिर उसके लिए जो भी जिसका भी सबसे अच्छा होता था उसको प्राइज मिलता था। तो फिर ग्रीक ड्रामास जब लिखे जाते थे तो वो परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे। वेरएस सेनेका के जो प्लेस होते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखे जाते थे, रादर वो पढ़ने के लिए, रीड और रिसाइटेड, मतलब कोई आपको पढ़ के सुना सकता है, उस पर्पज से वो लिखे जाते थे। सेनेकन ट्रेजेडीज जो है वो ग्रीक ट्रेजेडीज से इंस्पायर हुए थे। तो जो भी पहले क्या होता था, ग्रीक्स जो भी काम करते थे रोमन से बाद में उसको कॉपी करते थे या फिर उससे इंस्पायर होके वो अपनी सारी चीजें लेके आते थे। तो जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, यूरिपिडीज, सोफोक्लिस, एस्किलस, इन्होंने जैसे प्लेस वगैरह लिखे थे, सेनेका ने बाद में उनके प्लेस को लेके थोड़ा मॉडिफाई किया रोमन स्टैंडर्ड के हिसाब से और फिर उसको लिखना चालू किया। तो उनके स्टोरीज जो थे वो इसलिए लिखे जाते थे ताकि रोमन ऑडियंस को वो लुभा सके, एज इन रोमन ऑडियंस को वो पसंद आ सके। और उसमें साथ ही में वो फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन भी डालते थे। सेनेका फिलोसोफर थे, तो जो भी उनको लगता था कि फिलोसॉफी वाइज मुझे ये सारी चीज़ें मेरे रीडर्स को बतानी है, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करते थे। पर्टिकुलरली उनका जो बिलीफ होता था स्टोइसिज्म का, वो मतलब स्टोइसिज्म बेसिकली वो प्रिंसिपल होता है जिसमें आपके एक्शंस आपकी लाइफ को शेप अप करते हैं। आप कोई अगर चीज़ करते हो अपनी लाइफ में तो उसकी वजह से आपका आउटकम आता है। यस, इनएविटेबली तो है, तो आप उससे भाग नहीं सकते कभी। तो इससे बेटर कि जो भी मूवमेंट में आपके पास है तो उसमें एक मॉरल डिसीजन लो, एक जस्ट डिसीजन लो, ताकि दूसरों के साथ कुछ गलत नहीं हो और साथ में अपने साथ भी कुछ गलत नहीं हो। मतलब ये नहीं कि खुद के साथ गलत करके दूसरों का अच्छा करना, नहीं, दूसरों के साथ भी अच्छा ही करो और अपना भी देखो, थोड़ा अपने साथ भी अच्छा करो। तो ये जो उनका इन्फ्लुएंस था सेनेका का, जो फर्स्ट सेंचुरी सी से वो लिख रहे थे, वो इन्फ्लुएंस आगे चल के रेनेसांस पीरियड में भी दिखा। तो जब शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कीड वगैरह ये सब लिख रहे थे तो उन्होंने सेनेका से काफी इंस्पिरेशन लिया था। फिर इसके फीचर्स देखते हैं। सेनेकन ट्रेजेडी का फीचर है कि इसमें 5 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जैसे अरिस्टोटल ने बोला था कि प्ले को 3 एक्ट में डिवाइडेड होना चाहिए, सेनेका के प्लेस जो होते थे ट्रेजेडीज वो 5 एक्ट में डिवाइडेड होता था और यही चीज बाद में शेक्सपियर ने भी अडेप्ट की। तो आप देखोगे कि शेक्सपियर के प्लेस में भी 5 एक्ट्स होते हैं। फिर ग्राफिक, वायलेंस एंड हॉरर। हॉरर मतलब ऐसी चीजें जिससे आपको डर लगता है, वायलेंस मतलब कोई कुछ मर्डर हो रहा है या डेथ हो रही है वो, और ग्राफिक मतलब उसको डिटेल में बताते थे, ठीक है। तो अगर वो कोई मर्डर का सीन है या बदले का सीन है तो वो सिर्फ ये नहीं बोलते थे कि मैं इससे बदला लूंगा, वो बताते थे कि वो किस तरीके से बदला लेंगे। मतलब अगर किसी का खून करना है तो वो पूरा डिटेल में बताएंगे कि मैं ऐसे उसको चाकू मारूंगा, फिर ऐसा खून निकलेगा, फिर वो ऐसे चिल्लाएगा। ये सारी चीजें वो विविड डिटेल में बताते थे, मतलब एकदम छोटी छोटी चीजें भी उसकी वो बताते थे।
लेकिन ये सारी चीजें वो बताते थे लेकिन स्टेज पे करते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इवन दो वो ये सारी चीजें लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए स्टेज एक होली जगह थी, तो वहां पे ऐसे मर्डर क्राइम वगैरह ये सब वो कोई दिखा नहीं सकते थे, तो जो भी गलत चीजें होती थी वो बिहाइंड द सीन होती थी, मतलब पीछे कुछ तो हो जाता था, फिर मैसेंजर आके बताता था कि मैं ये सब करने वाला हूँ, या फिर कैरेक्टर कोई चीज बताता है कि मैं ये सारी चीजें करने वाला हूँ, और फिर बाद में नेक्स्ट सीन में हमको पता चलता है कि ये सब ऑलरेडी हो गया। फिर सॉलिलॉकीज एंड स्पीचेस होते थे। सॉलिलॉकीज एंड स्पीचेस प्ले राइट्स इसलिए यूज करते हैं ताकि कैरेक्टर्स के जो इनर थॉट्स होते हैं उनको जो लग रहा है, तो मतलब अगर किसी का खून करने की वो बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो किसी को पकड़ के ही बोले कि अरे मैं ऐसा खून करने वाला हूँ, वो बस ऐसे ही डिक्लेयर करेगा, अपने में ही बोलेगा कि जब वो आएगा तो मैं उसका ऐसा ऐसा खून करूंगा। तो ये सब क्या है, जब कोई एक कैरेक्टर अपने से ही कोई बातें बोल रहा है, ऑडियंस, नॉट ऑडियंस बट दूसरा कोई कैरेक्टर वहां पे नहीं है, वो सॉलिलॉकी है, या फिर वो स्पीच दे रहा है, कि वो स्पीच मतलब किसी को बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा मैं करने वाला हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता था, कैरेक्टर्स के जो इनर थॉट्स थे वो हमें पता चलते थे। फेट एंड डेस्टिनी क्या होता है कि मतलब किसी की भी किस्मत में या नसीब में जो भी लिखा है वो होके ही रहेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर्स क्या करते थे कि उससे भागने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें उनके साथ हो ही जाती थी। तो ये इसके थ्रू सेनेका क्या बताते थे कि आइडिया ऑफ इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी मतलब जो लिखा है वो होके ही रहेगा, आप उससे कभी भाग नहीं सकते, स्केप नहीं कर सकते आप उसको, आपके साथ जो भी होना है, अच्छा है गलत है, वो आपके साथ होके ही रहेगा। फिर इनके प्लेस में रिवेंज एक सेंट्रल थीम होता था, फिर रिवेंज के थीम के अराउंड पूरा प्ले होता घूमता फिरता रहता था। जैसे कोई कैरेक्टर है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, फिर वो डिसाइड करेगा अभी मुझे बदला लेना है, तो ये सब फर्स्ट एक्ट में हो जाएगा। फिर फर्स्ट एक्ट के आगे पूरा वो रिवेंज ले रहा है, फिर कैसे वो रिवेंज लिया, फिर रिवेंज के बाद का क्या एक्शन हुआ, फिर सामने वाले कैरेक्टर ने कैसे उसको रिटालिएट किया, वो सारी चीजें आगे होती जाएगी। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते थे इसमें, जैसे घोस्ट होते थे, भूत होते थे, कर्सेस मतलब कोई श्राप दे रहा है, या फिर प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी होती थी। तो ये सारी चीजें पूरे प्ले के एटमॉस्फेयर को काफी एरी बनाती थी। एरी मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर कि जैसे उसे उसकी वजह से हमें क्या हो जाए, डर लगने लगेगा। फिर जो लैंग्वेज होती थी वो कैसे होती थी, रिटोरिकल या फिलोसॉफिकल होती थी। रिटोरिकल मतलब अगर आपको वो रिटोरिकल डिवाइस याद है, रिटोरिकल क्वेश्चन वाला अगर फिगर ऑफ स्पीच याद है, तो उसमें कैसे आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता, हम बस सवाल पूछते, तो वैसे ही एक सिचुएशन हमारे सामने दिया जाता है जिसके थ्रू आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता, मतलब वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये सब होना है या नहीं होना है, वो बस बता रहे कि देखो ये सब होता है, अगर तुम ये करोगे तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है, या फिर उसका एक इंटेंडेड इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड होता है। तो वो एंड ये सब वो क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि सेनेका ही हिमसेल्फ वाज अ फिलोसोफर, तो वो ये सारी चीजें अपने प्लेस में लेके आते थे, तो उनकी लैंग्वेज काफी फिलोसॉफिकल होती थी, और खास करके मोरालिटी को लेके, मतलब वो भले ही अपने प्लेस में रिवेंज दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये भी दिखाते थे कि रिवेंज की वजह से क्या हो सकता है, कि अगर आपने ऐसे बदला लिया तो कैसे वो एक ह्यूमन सफरिंग की तरफ लेके जाएगा, कि मतलब कैसे बदले की वजह से दूसरों के साथ तो गलत होगा ही, और साथ में उनके लव्ड वंस के साथ भी गलत होगा। अभी सेनेका के इम्पोर्टेंट प्लेस देखते हैं, तो सबसे पहला प्ले है उनका फेडेरा, वो एक फॉरबिडन लव और गिल्ट पे फोकस्ड है, ये इंपॉर्टेंट थीम्स है उसका। फॉरबिडन लव मतलब ऐसा प्यार जिसको सोसाइटी ने मना करके रखा है कि ये ऐसे प्यार नहीं होना चाहिए, तो सपोज अगर क्वीन और सोल्जर के बीच में है तो दैट इज फॉरबिडन लव। और फिर वो सब करने की वजह से जो गिल्ट आता है ना ह्यूमंस को, उसके ऊपर ये प्ले है। थीस्टिस बिट्रेयल और रिवेंज के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। बिट्रेयल मतलब किसी को धोखा देना, रिवेंज मतलब किसी से बदला लेना। मीडिया मेडुसा पे बेस्ड है, ये काफी अच्छा प्ले है, हाईली रिकमेंड कि आप इसको पढ़ो। तो इसमें एक लेडी होती है मेडुसा नाम की, जिसके साथ गलत होता है, उसका मतलब उसको पनिशमेंट देते हैं एक क्राइम के लिए, जो जिसके लिए एक्चुअली उस मैन को नॉट मैन बट वो गॉड को पनिशमेंट होना चाहिए था,
बट उसको पनिशमेंट मिलता है तो फिर वो बदला लेती है। वेंजेंस मतलब वो खुद को एवेंज करती है, वो जो उसके साथ गलत हुआ है उसको वो सही करने की कोशिश करती है। तो वो उसके ऊपर वो प्ले बेस्ड है। हरक्यूलिस फेयरनेस ये डिवाइन wrath को दिखाते हैं। डिवाइन मतलब जो भी सुप्रीम बीइंग है या भगवान है वो, और wrath मतलब गुस्सा, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा कि उससे पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो डिवाइन wrath की वजह से मतलब सुप्रीम बीइंग के गुस्से की वजह से कैसे डिस्ट्रक्शन और मैडनेस फैलता है, उस पे ये प्ले फोकस करता है। एगेमेनन ट्रॉय के बाद वाला स्टोरी है, मतलब ट्रोजन वॉर के बाद जो हुआ था। तो वो जब एक ग्रीक राजा का मर्डर हो जाता है, जब वो ट्रॉय से वापस आता है, उसके बारे में वो बताते हैं। अभी देखते हैं कि थियस्टिस में ये जो सेनेका का प्ले है, इसमें ये सारे फीचर्स कैसे दिखते हैं। तो ये उनका सबसे फेमस और ग्रूसम वर्क है। फेमस मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ग्रूसम मतलब इसमें काफी रिवेंज को दिखाया तो है, लेकिन किस हद तक वो बदला लेते हैं वो आपको पता चलेगा। तो थीसिस में क्या होता है, दो भाई होते हैं, एक होता है एट्रियस और थियस्टिस, और इनका आपस में झगड़ा हो रहा होता है कि दोनों को पावर चाहिए होती है, दोनों को राजा बनना होता है। तो एट्रियस होता है, वो सोचता है कि मैं अभी थियस्टस पे बदला लूंगा, क्योंकि एट्रियस को ऐसा लगता है कि थियस्टस ने पास्ट में मेरे साथ कुछ गलत किया था। तो वो क्या करता है, बहुत ही डरावना प्लान लेके आता है। तो वो क्या करता है, थियस्टस को अपने पैलेस में बुलाता है, ये बोल के कि तुम आ जाओ, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम हुए हैं हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर साथ में रिकंसिलिएशन करेंगे। रिकंसिलिएशन मतलब सब कुछ भूल चाल के एक नई शुरुआत करेंगे। तो थियस्टस वहां पे चला जाता है, लेकिन जब वो वहां पे जाता है तो एट्रियस क्या करता है, थियस्टस के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बेटे उसके दो, उनका खून करवाता है। और वो सिर्फ खून नहीं करवाता, वो क्या करता, उनको ही पका के थियस्टस को खिला देता है। ठीक है। तो आप सोचो कि ये इसको ग्रूसम क्यों बोला गया है, कि मतलब किसी के बच्चों को मार देना तो फिर भी चलो, वो भी बात गलत ही है, लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि ले लिया बदला वैसे, लेकिन पका के, उनको पका के फिर उनके बाप को खिलाना, ये बहुत गलत चीज है। फिर जब थियस्टिस को ये बात पता चलती है कि इसने मेरे बच्चों का खून किया और बाद में मुझे ही खिला दिया, और उसने वो खा भी लिया, नहीं मतलब उसको पता नहीं चला कि वो अपने बच्चों का फ्लैश खा रहा है, और उसने खा भी लिया, और जब उसको पता चलता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, और ज्यादा बदला या वायलेंस वगैरह ये सब चालू हो जाता है। तो इस प्ले में लेकिन जो सेनेका का ये था कि बहुत एकदम गोरी डिटेल्स में या विविडली वो डिस्क्राइब करते थे, लेकिन ये सारी चीजें बैक स्टेज होती है। तो हमको स्टेज पे वो सब कभी दिखाई नहीं देता कि उसने कैसे मारा है या कैसे उसको पकाया है, ये हमें ऑन स्टेज नहीं दिखाया जाता, लेकिन बैक स्टेज ये सारी चीजें होती है, वो हमें कैरेक्टर के कॉन्वर्सेशंस के थ्रू पता चलता है कि ये सारी चीजें हो गई है। तो ये जो सेनेका को बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था ना, कि बदला और फिर वायलेंस दिखाना, लेकिन ग्राफिक डिटेल्स में, वो इससे पता चलता है। और साथ में सेनेका कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज करता है जो बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाए, मतलब बहुत जल्दी हमारी साइकी को, माइंड को वो इम्पैक्ट करते हैं। फिर इसके साथ में सेनेका की एबिलिटी जो थी एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस को दिखाने की, तो मतलब एंगर भी है, अगर गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी है या गिल्ट भी है, तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं। तो जैसे बदला लेना ठीक है, ले लो, वो एक ह्यूमन नेचर में है, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पे कि एक बाप को उसके बच्चों को पका के खिला देना बहुत गलत चीज है। तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल में उस प्ले में उन्होंने दिखाया था। और इससे क्या है कि रिवेंज एंड द साइकिल ऑफ वायलेंस पता चलता है। तो जैसे एट्रियस के साथ कुछ तो गलत किया था थेस्टिस ने, तो उसका बदला लिया, और फिर उसके बाद अभी ये फिर से उस पर बदला लेगा। तो ये क्या है, जो साइकिल है वायलेंस का, वो कंटिन्यूअस चालू ही रहेगा। और साथ ही में उससे ये भी पता चलता है कि कैसे जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो उसकी वजह से सिर्फ वो दो लोग ही इम्पैक्ट नहीं होते, उनके आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो तो यस ऑफ कोर्स उस इंसान को तो बुरा लगेगा ही, उसके साथ तो गलत होगा ही, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स होंगे या उनके जो लव्ड वंस होंगे उनको भी बुरा लगेगा, उनके साथ भी ये सारी चीजें गलत होंगी। अभी सेनेकन ट्रेजेडी का इम्पैक्ट क्या था? तो सेनेकन ट्रेजेडी इसने फर्स्ट सेंचुरी सीई में लिखा, लेकिन जब 16 सेंचुरी में जब रेनेसांस पीरियड आया यूरोप में, तभी और खास करके ब्रिटेन में, तब इनको प्लेराइट्स ने, जब इंग्लिश प्लेराइट्स थे, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स उठाए और अपने हिसाब से उसको लिखना चालू किया। तो विलियम शेक्सपियर के हैमलेट और मैकबेथ में देखो रिवेंज का थीम है, वो दोनों बदला लेने की कोशिश करते हैं या पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। फिर थॉमस किड का जो फेमस प्ले है स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें भी आपको रिवेंज का मोटिव में थीम मिलेगा। या जॉन वेबस्टर के प्लेस देखो, उसमें वो वायलेंस काफी एकदम मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट होके वो कोई चीज दिखा रहे हैं। तो ये सारे जो चीजें थी क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस में भी, तो ये सेनेका से इंस्पायर होके इन्होंने लिखना चालू किया था। तो वो सॉलिलॉकी हो गया, रिवेंज वाला थीम और वायलेंट इमेजरी, ये सब सेनेका से इंस्पायर होके लिखना चालू किया था। और अभी भी आज के डे एंड एज में भी सेनेका के वर्क्स को साइकोलॉजिकल इंसाइट, मतलब ह्यूमन का साइकी कैसे काम करता है, एक वो रॉ एनिमलिस्टिक टेंडेंसी जो होती है ह्यूमंस की, उसको डिपिक्ट करने के लिए, और उसके ड्रामेटिक स्टाइल में कि वो कैसे लिख रहा था, मतलब वायलेंस भी वो कैसे लैंग्वेज में लिख रहा था, उसके लिए स्टडी किया जाता है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।